दोस्तों, क्या ईरान सच में अकेला लड़ रहा है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ? ईरान इतनी एक्यूरेट मिसाइल स्ट्राइक्स कैसे कर पा रहा है जब उसके पास एडवांस सैटेलाइट्स है ही नहीं? क्या रशिया ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है? क्या चीन सीक्रेटली ईरान को वेपन्स और फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ मिडल ईस्ट की लड़ाई है या फिर कोई एक बड़ा ग्लोबल पावर शिफ्ट जो कि हम घटते हुए देख रहे हैं? वंदे मातरम दोस्तों, मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंत तक दे ही दूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, अगर आप न्यूज हेडलाइंस देखें तो पिक्चर बहुत सिंपल लगती है। एक तरफ है अमेरिका, एक तरफ है इसराइल, और दूसरी तरफ है ईरान। मिसाइल्स लॉन्च हो रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, फैंटास्टिक। क्रूज मिसाइल्स और फाइटर जेट्स यूज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। सरफेस पर लगता है कि ये एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में जो चीज सरफेस पर आपको दिखती है, अक्सर असली कहानी उसके पीछे की कुछ और होती है। और अब एक नया फैक्टर सामने आ रहा है। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही है रशिया से। और कुछ रिपोर्ट्स ये कह भी रही हैं कि चाइना ने ईरान को एंटीशिप मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स प्रोवाइड किए हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब होता है मिसाइल जो माक 5 से ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करे। एंड व्हाट इज माक 5? माक 5 मतलब साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा तेज। और कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक कुछ मिसाइल्स मार्क 7 से मार्क 10 तक भी जा सकती हैं। अब आप सोचिए दोस्तों, अगर कोई मिसाइल मार्क 10 की स्पीड से आ रही हो तो उसको इंटरसेप्ट करना कितना मुश्किल होगा। एयर डिफेंस सिस्टम्स क्या उसको वाकई में इंटरसेप्ट कर पाएंगे, मार्क 10 वाली मिसाइल्स को? इसीलिए दुनिया के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम्स भी हाइपरसोनिक वेपन्स को इंटरसेप्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। रशिया, चीन और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी पर काफी सालों से काम कर रहे हैं। और अगर ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स आ जाती हैं तो मिडल ईस्ट का स्ट्रेटेजिक बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है, कंप्लीटली, पूरी तरह बदल जाएगा। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल। ईरान कुछ स्ट्राइक्स में बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग कर रहा है, जैसे मिलिट्री बेसिस, रडार इंस्टॉलेशन और इंटेलिजेंस फैसिलिटीज। अब प्रॉब्लम यह है, ईरान के पास एडवांस्ड सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। ऐसे ऑपरेशंस के लिए जरूरी होता है सैटेलाइट ट्रैकिंग, रडार का इंटेलिजेंस और रियल टाइम सर्विलेंस। विदाउट सैटेलाइट लॉन्ग रेंज मिसाइल टारगेटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो सवाल यह है, ईरान को ये इंटेलिजेंस मिल कैसे रही है? कैसे पता चल रहा है कि यूएस वॉरशिप्स एग्जैक्टली कहाँ है, रडार सिस्टम्स कहाँ डिप्लॉयड है, एयर बेसिस किस लोकेशन पर है? ये सब इंफॉर्मेशन किसी ना किसी एक्सटर्नल पावर से आ रही है ईरान को। और यहाँ एंटर करते हैं दो बड़े प्लेयर्स, रूस और चीन। दोस्तों, अगर रशिया यूक्रेन वॉर को याद करें तो ईरान ने वहां रशिया की काफी मदद की थी। ईरान ने रशिया को दिए थे शाहिद कैमिकेज ड्रोन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सपोर्ट। और यूक्रेन वॉर में रशिया ने एक्सटेंसिवली ईरानियन ड्रोन्स का यूज किया है। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स में एक प्रिंसिपल होता है दोस्तों, आपने अगर मुझ पे कोई फेवर किया है मैं उसको सूद समेत रिटर्न करूंगा। जब ईरान में प्रेशर आता है तो नेचुरली रशिया उसकी मदद करेगा। अब रशिया के पास है क्या? एडवांस सैटेलाइट इंटेलिजेंस, मिलिट्री सर्विलेंस सिस्टम्स, नेवल ट्रैकिंग कैपेबिलिटीज। और अगर रूस ये इंटेलिजेंस ईरान को शेयर करे तो ईरान आप देखेंगे सडनली काफी पावरफुल दिखने लगता है। अब बात कर लेते हैं चीन की। चीन का जियोपॉलिटिक्स में एक यूनिक स्टाइल है ऑपरेट करने का। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजता है, ट्रूप्स भेजता है, बेसिस बनाता है, डायरेक्ट इंटरवेंशन करता है। लेकिन चीन का अप्रोच इन सब से बिल्कुल पूरी तरह अलग है। चीन
फंडिंग करता है चीन, डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करता है चीन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है, और अपनी इकोनॉमिक लेवरेज का पूरा पूरा इस्तेमाल करता है। लेकिन वो क्या नहीं करता दोस्तों, वो डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन बिल्कुल कभी नहीं करता। वो सुनजू की पॉलिसी फॉलो करता है, जहां पे सुनजू ने अपनी किताब में कई सालों पहले चीनियों को ये लिखा था, या चीनियों को ये बताया था अपनी किताब में कि जहां तक हो सके मिलिट्री इंटरवेंशन मत करो, उसको छोड़ के और कई तरीके हैं दुश्मन को हराने के, वो पैंतरे इस्तेमाल करो और दुश्मन को हराओ। चीन ने पास में मिलिट्री एडवेंचर्स किए हैं वैसे। वियतनाम वॉर अगर देखें 1979 का, चीन ने अटैक किया है। भारत पे भी अटैक किया 1962 में। चीन का लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, इसीलिए चीन कहीं ना कहीं ये प्रेफर करता है कि मैं शैडो जियोपॉलिटिक्स करूं, बिहाइंड द सीन्स इन्फ्लुएंस रखूं। अब जियोपॉलिटिक्स का एक और कंसेप्ट समझिए, प्रॉक्सी वॉरफेयर। ईरान के प्रॉक्सीज हैं कौन? 3H, हिजबुल्ला, हूती, हमास। इन ग्रुप्स को फंडिंग, ट्रेनिंग और वेपन्स कौन देता है? ईरान। ईरान ओपनली कहता है ये हमारे स्ट्रेटेजिक अलाइज हैं। लेकिन अगर आप एक लेवल और ऊपर देखें तो पिक्चर थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी आपको। जैसे ईरान अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, वैसे ही रशिया और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हायरार्की कुछ इस तरह है कि टॉप लेवल पर चीन और रूस है, उसके नीचे ईरान है, और ईरान के नीचे है हिजबुल्ला, हूती, हमास, द 3H। ये पूरा नेटवर्क एक मल्टी लेयर प्रॉक्सी सिस्टम है दोस्तों। अब सवाल ये है, रूस और चीन ईरान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सिंपल आंसर है, वेस्ट को स्ट्रेटेजिक डैमेज देना, और मिडल ईस्ट को अनस्टेबल हो। अगर मिडल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो अमेरिका को मिलिट्री रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़ते हैं, फिनेंशियल कॉस्ट अपनी उठानी पड़ती है, स्ट्रेटेजिक प्रेशर फेस करना पड़ता है। और जब अमेरिका मिडल ईस्ट में बिजी होता है, तब चीन चुपचाप इंडो पैसिफिक में अपनी पावर बिल्ड करता है। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिसाइल्स और वॉर्स तक लिमिटेड नहीं होता। पैसे का फ्लो भी पावर डायनामिक्स चेंज करती है। अगर आप हाल ही में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर अगर देखें तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। कल इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा दुबई में पार्क करते थे, उन्होंने कैपिटल शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और डेस्टिनेशन क्या बना है दोस्तों? सिंगापुर। ये कुछ पैसा लंदन भी गया है, कुछ पैसा न्यूयॉर्क भी गया है, और कुछ पैसा हांगकांग भी गया है, बट सिंगापुर में काफी सारा पैसा गया है। ये एक सिग्नल है फिनेंशियल वर्ल्ड की, फिनेंशियल वर्ल्ड भी रिस्क परसेप्शन चेंज कर रहा है। अब इन सारों में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। कुछ टाइम पहले अमेरिका ने भारत को प्रेशर दिया था कि रशिया से तेल मत खरीदो। सैंक्शंस का प्रेशर था, टैरिफ्स की वार्निंग थी। आज सिचुएशन ये है कि वेस्ट खुद इनडायरेक्टली चाहता है कि रशिया ऑयल मार्केट में एक्टिव रहे, क्योंकि अगर रशियन ऑयल कंप्लीटली ब्लॉक हो गए तो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एक्सप्लोड हो जाएंगे। क्यों एक्सप्लोड होंगे? क्योंकि रशिया का जो तेल है वो अगर कम हो गया तो जितना तेल है उस पर प्राइसिंग प्रेशर बढ़ेगा। और इकोनॉमिक्स आप जानते ही हैं दोस्तों, जहां पर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस नेचुरली बढ़ेगा। दैट्स व्हाट इट इज। एनर्जी क्राइसिस वेस्ट को और ज्यादा डैमेज करेगा दोस्तों। अब एक और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट, ईरान ने कहीं ना कहीं ये सिग्नल दिया है कि चीनी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सेफ पैसेज मिलेगा, क्योंकि उनको भी तो रिटर्न फेवर करना है ना, अपना फेवर रिटर्न करना है रादर, चीनियों ने जो उनको मदद की है। लेकिन यही चीज दूसरे देशों के शिप्स पे नहीं है। मतलब वो लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट में से जो है, उसका ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बहुत बड़ा परसेंटेज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। ईरान यहां पर सिलेक्टिव टारगेटिंग कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट कर रहा है, और चीन को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता दिख रहा है। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ईरान वॉर जीत जाएगा? शायद हाँ, शायद ना। मोस्ट प्रोबेबली नो। अमेरिका और इसराइल के मिलिट्री कैपेबिलिटीज काफी स्ट्रांग है,
लॉन्ग टर्म में ईरानियन रिजीम प्रेशर फेस करेगी ही करेगी। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों, वॉर का एंड सिर्फ बैटल फील्ड पर डिसाइड नहीं होता। असली खेल होता है वॉर के बाद के दुनिया का पावर स्ट्रक्चर का क्या होगा। और यही स्क्रिप्ट अब लिखी जा रही है, बीजिंग में, मॉस्को में, और अमेरिका में भी कहीं ना कहीं, लेकिन मेनली इन बीजिंग एंड मॉस्को। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है तो अमेरिका को रिसोर्सेस अपने डाइवर्ट करने पड़ेंगे, यूरोप को एनर्जी इनसिक्योरिटी फेस करनी पड़ेगी, और इसी वक्त चीन चुपचाप इंडो पैसिफिक में इन्फ्लुएंस अपना बढ़ाएगा, ट्रेड नेटवर्क्स कंट्रोल करेगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करेगा। यानी ईरान बैटलफील्ड पर एक प्यादा है, प्यादा। लेकिन जो प्लेयर्स चेस खेल रहे हैं वो है चीन और रूस। इसीलिए दोस्तों, अगर आप हेडलाइंस देखकर ये सोचते हैं कि ये सिर्फ इसराइल वर्सेस ईरान है, तो यू आर ओनली लुकिंग एट दी हाफ पिक्चर आउट ऑफ इट। असली कहानी है एक बहुत हाई पावर कंपटीशन की। एक तरफ है वेस्टर्न अलायंस, दूसरी तरफ है स्लोली शेप कर रहा एक ईस्टर्न स्ट्रेटेजिक ब्लॉक, जिसमें चीन, रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब आते हैं। और आने वाले सालों में यही कंपटीशन डिसाइड करेगा कि 21st सदी का ग्लोबल ऑर्डर कैसा होगा। यहीं पर दोस्तों हम आज के सेशन का अंत करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको पांचों सवालों का जवाब मिल गया है जो मैंने आपसे सबसे पहले पुटअप किया था, इन टर्म्स ऑफ हु इज प्लेइंग दिस रियल गेम। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।